नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग नेट जेआरएफ 2023 की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः 50 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को खराब किए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में सेलों का अपक्षय करता है। आपको बताना है कौन सा प्रक्रम है जो क्या करता है, चूनों का अपक्षय करता है। तो बिल्कुल हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। कार्बोनेटीकरण क्या करता है, कार्बोनेटीकरण। थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कार्बोनेटीकरण प्रक्रम चूना प्रदेशों में सेलों का अपक्षय करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण जल से होता है, कार्बन डाई गैसों का मिश्रण जब जल के साथ में होता है तो इस प्रकार कई कार्बोनेट बन जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, कई कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। बाद में याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलेगी तो कई कार्बोनेटों का निर्माण हो जाएगा और ये कार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं और इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों में घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेता है। इसी कारण कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है और चूने का पत्थर साधारणतः जल के द्वारा नहीं घुल पाता है, परंतु जब उसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो चूने का पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। फिर वापस से जब उसका जल के साथ प्रक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो आसानी से जल में घुलकर मिल जाता है। और कार्बोनेशन की प्रक्रिया के कारण ही आपके पोटास और पोटेशियम कार्बोनेट की रचना होती है। जो पोटास है और आपका पोटेशियम है वो किसकी रचना देखने को मिलती है, कार्बोनेट की, जो एक प्रकार का प्रमुख जीव भोजन है। ठीक है, आगे क्योंकि भूमिगत जल में CO2 का अंश अधिक रहता है, अतः चूने के चट्टान वाले भागों में सतह के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार के अपक्षय द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुए हैं और पूर्ववर्ती युगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश इसका प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ पुस्तक है, कौन सा लेखक किससे संबंधित है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने पहले कि थार्नबरी की पुस्तक कौन सी है, तो थार्नबरी की पुस्तक हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल थार्नबरी की पुस्तक मिलती है हमें स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है, वो हमें थार्नबरी की देखने को मिलती है। फिर आगे बात करूं मैं, सॉरी इनकी नहीं है, ये आपके बुलरीज एंड मॉर्गन की है, कौन सी, स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फिर थॉर्नबरी की बात करते हैं तो थॉर्नबरी की पुस्तक देखने को मिलती है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और रिस्टोफेन की देखने को मिलती है हमें कौन सी, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और स्टीयर्स की देखने को मिलती है अनस्टेबल अर्थ, स्टीयर अनस्टेबल अर्थ। बेन रिस्टोफेन की देखने को मिलती है जियोफॉर्मोलॉजी। थॉर्नबरी की देखने को मिलती है प्रिंसिपल ऑफ जियोफॉर्मोलॉजी और बुलरीज एवं मॉर्गन की देखने को मिलती है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कहता है। ठीक, तो इनकी तो हम बात करके ही आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए, निम्न में से कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए ये माना जाता है कि वह उप हिमीय सरिता के संस्तर से निर्मित हुई है। तो कौन सी हुई है, एस्कर। कौन सी हुई है, एस्कर। अब देखते हैं एस्कर्स के बारे में कुछ जानकारियां। जैसे मैं बात करूं एस्कर क्या होते हैं, तो एस्कर होते हैं आपके हिमानी जालौड़ स्थलाकृति। हिमानी जालौड़ के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम एस्कर कहते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं के द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, सक्रिय तथा सर्पिलाकार कटक के होते हैं। इसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। इनकी संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। इनका विस्तार हमें हिमनद तथा जल की धारा की दिशा के समानांतर होता है। वहीं बात करें हम मोरन की, तो ये तो कर लिए एस्कर। एस्कर क्या होगा, ग्लेशियर से पानी पिघलेगा, पानी पिघल के नीचे आएगा, नीचे जमेगा, जालौड़ अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर के आएगा और मैदानों का निर्माण कर देगा। ये सक्रिय होंगे, इसके जो ढाल हैं वो तीव्र ढलान वाले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका मोरन। हिमनद अपने साथ साथ छोटे पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। ठीक है, और इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप
हो जाता है। और हिमनद द्वारा इन पदार्थों के निक्षेप को मोरन कहते हैं। यानी छोटे छोटे पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, लेकिन कोई शिलाखंड बहा करके नीचे की नहीं जाता, फिर उनका क्या होता है, लगातार निक्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और उसका जो निक्षय होता है उसी को हम मोरैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने जो भारत है उसको कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है, तो बिल्कुल सभी के सभी कितने किया है, 4 विभाजितों में। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। पहले थोड़ा सा जान लो कि भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और कुछ समय पश्चात 2020 में जोन 1 और जोन 2 को संयुक्त रूप से कर दिया गया है, जिसका कारण अब वर्तमान में जो भारत है उसमें भूकंप की 4 पेटियां हैं। पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन 2020 में क्या किया, आपके जोन फर्स्ट और जोन सेकंड को दोनों को सम्मिलित कर दिया, तो वर्तमान में इसकी स्थिति 4 रह जाती है। इसके अनुसार देश का 60% से अधिक क्षेत्र मध्यम एवं उच्च भूकंपीय मेखलाओं के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है 60% तक का हिस्सा आपके किसके अंदर, मध्यम क्षेत्र, और आपका दूसरा कौन से है, अधिक क्षेत्र एवं मध्यम एवं उच्च भूकंपीय मेखलाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, भूकंप जोन की बात करेंगे, फिर यहाँ पर तीव्रता की बात करेंगे, कुल क्षेत्र प्रतिशत की बात करेंगे, प्रमुख क्षेत्र। जैसे भूकंप जोन हम पहले बात करते हैं 5वें की, अत्यधिक या जोखिम क्षेत्र। इसमें 11 से हमें क्या देखने को मिलती है, अधिक भूकंपीय तीव्रता। कुल प्रतिशत क्षेत्र का 12% पर आता है, और समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में ये देखने को मिलता है, ठीक। आगे देखें और कौन कौन से हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में, आपके उत्तराखंड में, गुजरात के अंदर, बिहार में देखने को मिलता है, बंगाल का आपका जो ऊपरी क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिलता है, राजस्थान में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में देखने को मिलता है आपका जोन 5, 12% क्षेत्रफल पर ये हमें देखने को मिल जाता है। या हम कह सकते हैं 12% तक यह भूकंप जोन का रखता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4th, और 4th के अंदर हमें देखते हैं, 4th अधिक जोखिम क्षेत्र के अंदर आता है, वो उच्च के अंदर आता था, ये अधिक जोखिम क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे हमें तीव्रता देखने को मिलती है 8 और प्रतिशत देखने को मिलता है 18। अब इसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शेष भाग जो कि उच्च भाग के अंदर नहीं आता, उसके अलावा बचा हुआ भाग दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित हैं। जब हम 3rd की बात करते हैं तो इसे मध्यम जोखिम क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर तीव्रता 7 देखने को मिलती है, क्षेत्रफल आता है 27, ठीक है। कितना आता है, 27। इसमें आपका केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और का जो शेष भाग बचा हुआ था, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक का भाग दिखाई देता है। तो याद रखना 5th के अंदर सर्वाधिक कितना देखने को मिलता है, 5th के अंदर हमें भूकंप तीव्रता देखने को मिलती है आपके 11 से प्लस में, ठीक है ना। और 12% अपना पास में क्षेत्रफल रखता है। इसमें आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग दिखाई देता है, ठीक है ना। वहीं गुजरात और राजस्थान के भी भाग आते हैं। जब हम बात करते हैं 4th की अधिक जोखिम क्षेत्र की, ये अपने पास में 18% रखता है, इसकी तीव्रता होती है 8। और ये भी अपने पास में जो जम्मू कश्मीर है और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इनके हिस्से जो उसके थोड़े से शेष रह जाते हैं। 3rd बात की थी हमने मध्यम जोखिम वाला, और इसका 27% है। आपके केरल, गोवा, गुजरात और पंजाब का जो शेष भाग रह जाता है उसके अंदर देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा 2nd, जिसे हम बोलते हैं हम निम्न जोखिम क्षेत्र, और इसकी जो तीव्रता है वो 5-6 से कम रहती है, ठीक है ना, 6 या 6 से कम रहती है, और सर्वाधिक भाग पर दिखाई देता है। देश का शेष अन्य भाग है वो सभी के सभी किस में आ जाएगा, 2nd जोन के अंदर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्खात भूमि यानी बेडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। स्थलाकृति किसके द्वारा होती है, तो हम सभी को पता है पवन और जल, विशेषकर नदियों के जल के द्वारा भी उस उत्खात या स्थलाकृति हमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि जब हम उत्खात भूमि या बेडलैंड का निर्माण की बात करते हैं तो पवन और जल की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदियों ने लोयस को काट करके खड्डे में विभक्त करके उत्खात स्थलाकृति को जन्म दिया है। लोकस को काट करके क्या किया, लोयस को काट करके स्थलाकृति को जो थी उसको विभाजित कर दिया या टुकड़ों में बांट दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि हो तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके ताप व्युत्क्रमण। क्या? ताप व्युत्क्रमण। अब व्युत्क्रमण होता क्या है कि सामान्य नियम के अनुसार क्षोभमंडल या अधोमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान 1000 मीटर पर, ये देख लिया हमने, 6.5 मीटर की दर से घटता है। इसे तो हम क्या कह देते हैं? सामान्य दर कहते हैं। परंतु इस सामान्य तापमान में कभी कभी विपरीत कालिक या स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं हमेशा घट नहीं रहा, यहाँ पर कभी कभी क्या हो रहा है? बढ़ा भी दिखाई दे रहा है। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत तथा ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। नीचे ठंडी, ऊपर गर्म, इसकी वजह से क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस स्थिति या दशा को ताप व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो इसी दशा को क्या कह देते हैं? ताप व्युत्क्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। वर्षा से संबंधित सही अनुक्रम बताना है। जैसे पहले मैं बात करूं, असंतृप्त वायु, ओस बिंदु होंगे, फिर ओस बिंदुओं का संघनन होगा, फिर अक्षेपण होगा। ठीक है, तो वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम देखा, असंतृप्त वायु, ओस बिंदु है, संघनन है और अक्षेपण है। क्योंकि वर्षा एक प्रकार का संघनन है, हमने देखा है वर्षा एक प्रकार का संघनन है, और ओस, तुषार, कोहरा, बादल और वर्षण संघनन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। ओस, तुषार और कोहरा संघनन के छोटे छोटे रूप हैं जो केवल पृथ्वी के धरातल पर ही देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है आपको क्या? असंतृप्त वायु, ओस बिंदु, संघनन एवं अक्षेपण। चलिए बताइए, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। मेघाच्छादित आकाश, ठंडी शुष्क वायु, तेज पवन और लंबी शीतकालीन रातें। उपयुक्त में से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षोभ को बढ़ावा देगी? जो तापमान है उसे विक्षेप में बढ़ावा देगी। तो बिल्कुल मेघाच्छादित आकाश। कौन से? मेघाच्छादित आकाश। जब मेघाच्छादित आकाश रहेंगे तो तापमान सही तरीके से या पूर्ण रूप से प्रभावित होगा, तो ये तो बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं ठंडी शुष्क वायु। ठंडी शुष्क वायु देखने को मिलती है, क्योंकि जब ठंडी शुष्क वायु देखने को मिलती है तब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, आगे है आपकी लंबी शीतकालीन रातें। बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा देर तक लो रहेगा, यानी कि ये तापमान में विक्षेप में बढ़ावा करेंगी। तेज पवन ये तापमान विक्षेप में बढ़ावा नहीं करती हैं। तो 1, 2 और 4 डी करेक्ट। क्योंकि जब हम बात करें कि तापमान में विक्षेप के लिए लंबी शीतकालीन रातें होनी चाहिए ताकि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण प्रवेश सौर के विकिरणों से अधिक सक्रिय हो सकें, जिस कारण प्राप्त ऊष्मा से जो नष्ट ऊष्मा अधिक हो जाए और धरातल के तापमान ऊपर से कम हो जाए। यानी जो आपको प्राप्त हुई है ऊष्मा वो आपके क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और जो धरातल पर नष्ट हुई है उससे उसका ज़्यादा विस्तार देखने को मिल जाए, तो आपको क्या होगा? तापमान दिखा हुआ ज़्यादा मिल जाएगा। आगे सेकंड की बात करते हैं कि धरातल के पास शुष्क पवन हो। क्या हो? धरातल के पास शुष्क पवन हो ताकि वह पार्थिव विकिरण का अवशोषण अधिक न कर सके। जलवाष्पों से युक्त होकर पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर सकती है। वो पार्थिव विकिरण है, जब शुष्क होगी वो तो उनका विकिरण क्या कर सकती है? सबसे अधिक उनको अपने पास खींच सकती है। थर्ड है आपका आकाश स्वच्छ तथा बादल रहित अत्यधिक उच्च बादल होने चाहिए ताकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का हास तीव्र तथा अबाध गति से संपन्न हो सके। और बादल की स्थिति में पार्थिव विकिरण स्थिर पड़ जाती हैं। जब बादल देखने को मिलेंगे तो उस स्थिति में जो उनकी पार्थिव किरणें की विकिरणें हैं वो स्थिर सी देखने को मिलती हैं। आगे फोर्थ, वायुमंडल शांत तथा स्थिर होना चाहिए तथा पवन संचरण मंद होना चाहिए। वायुमंडल शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और पवन संचरण मंद होना चाहिए ताकि तापमान का स्थानांतरण एवं मिलावट न हो सके। ठीक, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। थानथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है? तो सभी को पता है, ज़्यादा लगाने का नहीं है, CAW के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। जैसे आप देख सकते हो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है। पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण होने वाला जो पवन विक्षेप है या विचलन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका भू विक्षेपी पवन। क्या कहलाता है, भू विक्षेपी पवन। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप भू विक्षेपी पवन कहलाता है, जिसके कारण कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। और कोरियोलिस बल के कारण सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं मुड़ जाती हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में तो किधर मिल जाएंगे, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन के साथ साथ होती है। किसमें वृद्धि परिवर्तन के साथ होती है, तो बाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी के साथ में इसके क्या होती जाती है, लवणता में वृद्धि होती जाती है। क्योंकि ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी होगी और बाष्पीकरण में वृद्धि होगी। जैसे जैसे बाष्पीकरण बढ़ेगा लवणता की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे शुद्ध जल की कमी होगी वैसे वैसे लवणता की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब कारण देख लेते हैं कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं इसकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे सबसे पहले मैं बाष्पीकरण की बात करूं, बाष्पीकरण हमने देख भी लिया कि जिन भागों में बाष्पीकरण की दर उच्च होती है वहाँ लवणता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पानी के साथ पानी ऊपर की ओर जाएगा, मतलब बाष्प बन करके उड़ेगा और नीचे लवण रह जाएंगे। आगे सेकंड है वर्षा। जिन भागों में बाष्पीकरण की अपेक्षा अधिक होती है अथवा हिम के पिघलने से जल की प्राप्ति होती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। जहाँ वर्षा अधिक होगी और जहाँ से हिमजल वाली जो पानी आएगा तो वो शुद्ध होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी। आगे नदी जल की आपूर्तियाँ। जैसे नदियाँ अपेक्षाकृत मीठे जल के प्रधान स्रोत होती हैं। हमें सबको पता है कि नदियाँ अधिकतर कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। और जिन भागों में ये समुद्र में मिलती हैं इनके मुहाने पर लवणता कम पाई जाती है। जैसे ये समुद्र है, यहाँ से कोई नदी आई, इस मुहाने पर आकर के मिलेगी तो यहाँ पर लवणता क्या मिलेगी, कम देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जब वर्षा का जल या हिम नदियाँ आती हैं तो उसके स्थान पर भी क्या मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। भाई हम बात करें बाष्पीकरण पर, तो बाष्पीकरण के पास में क्या होगा, लवणता अधिक देखने को मिलती है। आगे समुद्री धाराएं। जल की ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक लवणयुक्त होती है। जल की ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक लवणयुक्त होती है। ये धाराएं जिधर पहुंचती हैं उधर ही खारेपन में वृद्धि कर देती हैं, क्योंकि जो ऊपरा है समुद्र का ऊपरी वाली परत है वो अत्यधिक खारी होती है। वो जिधर की ओर गति करेगी, जिधर की ओर गति करके जाएगी तो उधर भी क्या कर देगी, खारापन अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी भाग में पहुंचकर वहाँ खारापन बढ़ा देती है। आगे है आपका मृत सागर, क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन है हमारे सामने ए, मृद या डेड सागर में लवणता बहुत कम होती है। ठीक, आगे कारण, मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ बाष्पीकरण उच्च, अक्षेपण निम्न और अपवह आंतरिक होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इनमें कथन और कारण में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है और क्या इसकी सही व्याख्या हो रही है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो मृत सागर है आपका उसके अंदर क्या होती है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कम लवणता देखने को मिलती है, अत्यधिक मात्रा में लवणता देखने को मिलती है। तो ए गलत हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, और जॉर्डन में स्थित मृत सागर की लवणता हमें देखने को मिलती है 238 पर 1000 ग्राम में। और मृत सागर में अधिक लवणता के कारण जल का घनत्व इतना बढ़ गया है कि यहाँ मनुष्य डूब नहीं सकता। याद रखना, एकमात्र सागर जिसके अंदर इंसान नहीं डूब सकता है वो कौन सा है, मृत सागर। उसका रीजंस क्या है कि वहाँ पर 238 ग्राम पर 1000 ग्राम हमें लवणता देखने को मिलती है। तो उससे क्या है, उसका घनत्व अधिक बढ़ गया है और वो वहाँ पर इंसान आसानी से नहीं डूबते हैं। और इस क्षेत्र में उच्च लवणता के कारण उच्च बाष्पीकरण भी है। ठीक है, आपको बताना है जॉर्डन हाल ही में जो चर्चाओं में रहे थे, जॉर्डन जो देश है वो हाल ही में चर्चाओं में रहे किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आपको बताना है। ठीक है ना, आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गैस वैश्विक उष्णपन से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी है जो किससे, प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक उष्णपन से, यानी कि वैश्विक जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है उससे संबंधित नहीं है।
तो बिल्कुल जल वाष्प है, मीथेन है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन का इतना नहीं है, क्योंकि हरित गृह के कांच सौर्यक विकिरण को अंदर आने देते हैं। हरे कांच होते हैं वो उसको अंदर तो आने देते हैं, परंतु अंदर से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जैसे ये हमने कोई लगाया, यहाँ से कोई आया, यूवी रेज या सौर्य विकिरण, ये सूर्य, ठीक, तो यहाँ से ये अंदर तो आने देगा, लेकिन अंदर आने के बाद में ये धरती से फिर फ्लैट होकर वापस जाएंगी, तो इनको बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, इस कारण हरितगृह में ऊष्मा का लगातार संचय होता रहता है। इस समस्त प्रक्रिया के परिणाम को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के प्रभाव के कारण पृथ्वी के प्रगामी तापन को हरितगृह प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एक लेयर सी बन जाती है और ऊपर की ओर नहीं निकल पाते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प हरितगृह की तरह व्यवहार करती हैं, क्योंकि ये सौर्य विकिरण को धरातल तक पहुंचने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती, परंतु पृथ्वी से होने वाली बहिर्गामी दीर्घ तरंग और विकिरण खासकर अवरक्त किरणों को सोख लेती हैं तथा उन्हें भूतल पर पुनः प्रत्यावर्तित कर देती हैं, जिस कारण धरातलीय सतह निरंतर गर्म होती रहती है। अतः हरितगृह की विशेषता वाली गैसें निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, हैलोजनित आदि गैसें आदि। आगे क्वेश्चन नंबर 14। एक तरफ दिए गए हमें राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य। जैसे सुमेलित करना है और हमें सुमेलित करते हैं। एराविकुलम, एराविकुलम कहाँ पर है, तो आपके केरल के अंदर है। कहाँ है, केरल के अंदर। फिर बात करते हैं बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। हेमिस कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और सिरोनी मणिपुर में। एराविकुलम केरल, एराविकुलम केरल, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, हेमिस जम्मू कश्मीर, हेमिस जम्मू कश्मीर, सिरोनी मणिपुर, सिरोनी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा टैंगा बायोम है? ठीक, तो इनमें से बताना है कौन सा टैंगा बायोम है। तो कौन सा है टैंगा बायोम? बिल्कुल अर्ध उत्तर ध्रुवीय बायोम टैंगा बायोम कहते हैं, क्योंकि इसे शीतोष्ण कोणधारी बायोम वन भी कहा जाता है। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप तथा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक, सॉरी, ये डस्ट को क्यों, इनको बंद कर दिया करो आप, तो एलर्जी है मेरे रोज की रोज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जैसे एक तरफ भूगोल बेता दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं भूगोल बेता में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, किसकी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का संबंध देखते हैं हम किसके साथ में है? जर्मनी के साथ में है। किसके साथ में है? जर्मनी के साथ में। जब हम आगे देखते हैं एलन चर्चिल सैंपल को, तो एलन चर्चिल सैंपल हमें देखने को मिलती है कहाँ की? यूएसए की। कहाँ की? यूएसए के देखने को मिलते हैं। फिर देखने को मिलते हैं पीटर हैगेट यूके के और जीन ब्रूम्स फ्रांस के। जीन ब्रूम्स फ्रांस, पीटर हैगेट यूके, चर्चिल जो आपके एलन सैंपल है वो यूएसए, वॉन हम्बोल्ट है जर्मनी के। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है। मात्रात्मक क्रांति के काल, मात्रात्मक क्रांति के काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया था? तो किसने किया था? बुंगी ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों यानी पैटर्न का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं? ठीक है ना, तो किस बात से रखते हैं? अभिगम्यता एवं सहसंबंध। आपकी प्रक्रिया और प्रतिरूपों का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं? तो याद रखना आपको, अभिगम्यता एवं सहसंबंधता से। हाँ, संबंधिता। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना की है? तो मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना थॉन के द्वारा।
पढ़ते हैं थोड़ा सा थॉन ने मानववादी संप्रदाय की स्थापना की है, जबकि मानववादी संकल्पना को निर्मित करने में सर्वप्रथम पहला किर्क ने की थी। ठीक है ना, इसकी संकल्पना निर्मित करने की पहले किर्क ने की, लेकिन जो संप्रदाय की स्थापना की वो किसने की? थॉन ने। और थॉन के अनुसार मानववाद क्या है? तो ये वह परिदृष्टि है जिसमें मानव तथा स्थान के बीच के संबंधों को वैज्ञानिक रूप में व्याख्यातित किया जाता है। मानव के और किसके? मानव और स्थान के बीच में जो संबंध हैं उनको परिभाषित किया जाता है। और थॉन ने मानव तथा समाज के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए थोपीलिया शब्द की रचना की थी। हाँ, थोफोहीला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप से देखा है? तो किसने देखा था? अल मसूदी का जन्म बगदाद में 9वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इनकी प्रमुख पुस्तकें किताब मुराज अल दहाब, किताब अल बनब इल इसरख, किताब अखबार अल जामा और आपका किताब अल औसत। और बात करें अल मसूदी की, तो पृथ्वी की मंडलाकार आकृति के विचार को स्वीकार किया और उनका विश्वास था कि सागर का तल वक्रित है, क्योंकि जब जलयान तट के निकट आता है तब उसके ऊपर की वस्तुएं अधिक दिखाई देने लग जाती हैं। ये किसका था? अल मसूदी के विचार थे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक, जब तक आपके लिए एक लाइन कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और लिखा हो भारत जिस सिक्के पर सिक्का सिर्फ वही उछाला जाए। तो ये से हिम्मत नहीं हारनी, हम सभी को लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि मंजिल के लिए तो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और रोज़ कहता हूँ कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। ये हो गया था, अल मसूदी वाला हो गया था। चलिए नेक्स्ट पेज है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए। संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए। ये किसने कहा था? तो इतनी अच्छी बात तो हमारे कौन कर सकते हैं? हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। तो इतिहास के साथ जोड़ने के बाद भी कौन करेंगे? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया के अंदर विभक्त किया था, आगे विभाजित किया। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। पहले भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था, कौन थे वो? आपके हेरोडोटस। और फिर इन्होंने डैन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना था। हम रेड जेल की बात करते हैं तो मानव भूगोल इनकी प्रमुख पुस्तक है, और बालकर कुंडे राजनीतिक भूगोल इनकी प्रमुख पुस्तक है। और राजनीतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इसी कारण इन्हें राजनीतिक भूगोल शब्द का पिता भी कहा जाता है। हाँ, लेवेंस रॉय की संकल्पना थी, उसका भी प्रतिपादित किया था। और विडाल डी लॉब्सॉस को मानव भूगोल का पिता माना जाता है और उनकी प्रमुख पुस्तकें थीं ब्लास की, तो टेलवा डी ला जोग्राफी और मानव भूगोल। ब्लास ने लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को फेजका, जो लघु स्वरूप वाले क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा था? फेजका था। और डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। आगे खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया था? खगोल शास्त्र का जो विज्ञान है वो किस संप्रदाय ने विकसित किया था? तो किसने किया था? यूनानी संप्रदाय ने। किसने? यूनानी संप्रदाय ने। खगोल शास्त्र का विज्ञान यूनानियों ने विकसित किया। हिप्पाकरस, हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर प्रमुख यूनानी खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने खगोल शास्त्र जैसे विषय पर गहन अध्ययन किया। हिप्पाकरस प्रथम यूनानी खगोल शास्त्री थे जिसने विश्व को 360 अंशों में विभक्त किया। याद रखना है कौन आपके? तो हिप्पाकरस, जिसने 360 क्या किया था? पृथ्वी को बांटा था और अक्षांशों के आधार पर विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का काम किया था। आगे आपका जननांकीय संक्रमण यानी परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। प्रजनन क्षमता एवं प्रवसन, मृत्यु दर एवं आयु संरचना,
मृत्यु दर एवं प्रवसन, आयु संरचना एवं लिंग संयोजन। बताइए फटाफट से। कौन कौन से सही थे? तो कौन कौन से सही थे? 1 और 2, क्योंकि हम बात करते हैं जब जननांकीय संक्रमण की, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या का विकास का सामान्यतः प्रस्तुत विश्लेषण करते हैं जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों या संक्रमण पर आधारित होते हैं। भाई हम बात करें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादक नॉनस्टीन था और 1945 में किया था। इसके बाद करें पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों का प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि, प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले काल्पनिक क्रम परिवर्तनों के आधार पर किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 बेहद ही प्यारा है। देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? किस राज्य के अंदर हैं जो हमें सबसे अधिक बाल श्रम देखने को मिलते हैं? तो कौन सा है वो आपका? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं और संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको आप जोखिम वाले कार्यों के अंदर नहीं लगा सकते, और अगर आप उनको जोखिम वाले कार्यों के अधीन लगाते हो, कल कारखानों में लगाते हो, तो ये क्या होगा? ये आपके ऊपर कानूनन अपराध माना जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर कमी आई थी? यानी किस वर्ष में निरंतर कमी देखने को मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल, जनसंख्या की वृद्धि दर में 1981 और 81 के दशक से निरंतर कमी आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि 2 ही आंकड़े याद करने हैं आपके, एक तो 1911 से 21 वाला, 11 से 21 वाला, और 1971 से 81 वाला। इसमें तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है। 2 आंकड़े याद रखना। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इसको तो विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं 1987 से और 80 के बाद से हमें निरंतर जनसंख्या वृद्धि दर में क्या देखने को मिल रही है? कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि थी वो उसी टाइम दर्ज की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस महानगर में डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है? तो किस महानगर में? इंडियन ओशिनियन में। किस में है? इंडियन ओशिनियन में। डियागो गार्सिया हिंद यानी इंडियन महासागर में स्थित है और ये एक द्वीप है। पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो गार्सिया ने इस द्वीप की खोज 1500 में की थी। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम डियागो गार्सिया है। और बात करें 1814 से 1965 के बीच ये मॉरिशस का क्षेत्र था। बाद में ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में चला गया, जिसे 1976 में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया। और याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच में ये विवादित भी रहता है डियागो गार्सिया वाला। और यहाँ पर आकर के अमेरिका ने क्या किया? अपना सैनिक अड्डा बना दिया। ठीक है, अमेरिका ने सैनिक अड्डा आपूर्ति के लिए केंद्र बना दिया। वर्तमान में ये दोनों देशों के सामरिक तथा वायु थल सैन्य अड्डे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन कारण से जवाब सभी दें। क्या पूछ रहा है? शहरीकरण 10 शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है और विकासशील देश पर परिवर्तन के फोकस संकेंद्रण है। आगे कारण, विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में शहर गमन या स्थानांतरण अधिक हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका जो शहरीकरण है 10 शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है, बिल्कुल है, और विकासशील देशों में परिवर्तन के फोकस संकेंद्रण पर है। हम विकासशील देशों के अंदर देखते हैं लोग सर्वाधिक गांव से शहरों की ओर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन से होता है उनके पास में रोजगार का ना होना, और शहरों में जाकर वो क्या करते हैं? रोजगार की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम कारण को लेकर के, तो विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण कुछ दशकों में शहर गमन या स्थानांतरण का अधिक विकास हुआ है। ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, परंतु आर मिथ्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। एक तरफ
क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका प्रमुख किसका उत्पादन किया जाता है या कौन सा खनिज निकाला जाता है। चलिए तो देखें, सबसे पहले हम बाकू की बात करें तो बाकू में निकलता तेल, क्या निकलता तेल। फिर बात करें हम कुजबास बेसिन में, कुजबास बेसिन में निकलते खनिज लोहा। यूराल की बात करते हैं तो यूराल में निकलता है आपका अच्छा कुजबास बेसिन तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल रूस का, आई एम सॉरी। तो कुजबास बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूराल की बात करें खनिज तेल के लिए और पूर्वी साइबेरिया हीरा के लिए प्रसिद्ध है। वापस से बाकू आपके तेल के लिए, कुजबास कोयला के लिए, यूराल खनिज तेल के लिए और पूर्वी साइबेरिया हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी, यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? लोहे अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, काम आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका लोहे अयस्क का महत्वपूर्ण उत्पादक है, ठीक है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन सुपीरियर झील क्षेत्र है जो यूएसए का 75% लोहा पैदा करती है और इस क्षेत्र की खानें आपकी विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मिनीसोटा राज्यों में फैली हुई हैं और इस क्षेत्र में 6 प्रमुख लोहे श्रेणियां हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध मेसाबी है। कौन सी है? मेसाबी। और 5 अन्य श्रेणियां हैं, बर्मिलियन, श्यूना, मार्क्वेट, गोगोविक और मोना मिनी। यहाँ का जो लोहा है उच्च कोटि का होता है और इस क्षेत्र के लोहे को महान झीलों द्वारा सस्ता सुलभ परिवहन उपलब्ध होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेट लेक्स का समूह है और ये क्या है, इनको सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाती है। अमेरिका सबसे अधिक उत्पादन करता है, 3 राज्यों के अंदर देखने को मिलता है, 5 श्रेणियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और उच्च श्रेणी का यहाँ पर पाया जाता है, सस्ता परिवहन का लाभ होता है क्योंकि ग्रेट लेक्स होने के कारण। आगे बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा प्रमुख लोहे उत्पादक केंद्र दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र है जिसका अधिकांश भाग अलबामा राज्य के अंदर आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कागज उद्योगों की अवस्थिति किन कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है? अगर आपको कागज उद्योग को स्थापित करना है तो कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे? तो बिल्कुल कच्चे माल की उपलब्धता एवं समीपता, यही सबसे बड़ा कारण है इसके लिए जो प्रभावित करता है। हालांकि कारण तो सभी होते हैं, बाजार की निकटता, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन संबंधता, लेकिन सबसे अधिक उपयोगी इनमें से हमें सेलेक्ट करना हो तो इसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि कागज उद्योगों की उपस्थिति कच्चे माल की उपलब्धता की समीपता अत्यधिक प्रभावित होती है और देश के 70% कागज की स्थापित क्षमता उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात का योगदान है। तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल तथा असम देश के लगभग 25% कागज का उत्पादन करते हैं। आगे, भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, यानी जो सबसे अधिक खरीदी जाती हैं? तो हमारे यहाँ पे तो वही खरीदा जाएगा, पेट्रोलियम और चिकनाई पदार्थ सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तुएं। देखिए शीर्ष वस्तुएं कुछ इस प्रकार की हैं। सबसे पहले स्थान पर है आपके पेट्रोलियम तेल और संबंधित उत्पाद, ठीक। आगे बात करूं, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी, मेटल, परिवहन उपकरण। थर्ड है रत्न एवं आभूषण। फोर्थ है रसायन एवं संबंधित उत्पाद और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक सामान की सबसे अधिक आयात किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 32। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कौन सा? किरकुक जो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आपके इराक के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? बिल्कुल किससे संबंधित रखते हैं? तो मंगोल यार्ड से। किससे? मंगोल यार्ड से, ठीक। एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट पर बैफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन तथा ग्रीनलैंड में 65 से 70% उत्तरी अक्षांशों के बीच की पेटियों में निवास करते हैं। एस्किमो का चेहरा सपाट होता है, चौड़ा होता है और इनका उद्गम स्थान एशिया है, अतः इसे मंगोलियाड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। कनाडा के एस्किमीज
में श्वेत रक्त मिश्रण होने लगा। ये भोजन के लिए सील मछली का आकेट करते हैं और इनके बर्फ के मकान होते हैं, इनको हम इग्लू कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34। सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि है उसको किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था? तो कॉल सावर के द्वारा, क्योंकि इस अवधारणा को कॉल सावर के द्वारा बढ़ावा मिला। सावर के अनुसार भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्रकृति से सांस्कृतिक भूपटल की संक्रमण की प्रकृति को खोज करना है और उसे समझना है। ठीक है, आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और 35 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का है? तो कौन सा है? ईरान। ईरान इस्लामी देश शिया संप्रदाय का है। इसकी राजधानी तेहरान है और ये देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर, आपके अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और ईरान और तुर्क, और पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा हुआ है। कौन सा? तो ये घिरा हुआ है आपका ईरान। और याद रखना शिया संप्रदाय का प्रमुख देश है। देखिए बहुत अच्छा। कैंपेस की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? आपके DS बैटिलेसी। इन्होंने कितने बताए? 5 आधार बताए, 13 कृषि के प्रदेश बताए थे। द मेजर रीजन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने शोध पत्र अपना विकसित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 37। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक किसे मानते हैं? तो हम रेडजेल को। क्या मानते हैं? रेडजेल को। इनकी पुस्तकों की बात कर ही ले हमने। मानव का भूगोल, पृथ्वी एवं जीवन, बालक करकुंडे और राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। रेडजेल ने लेवेंसराय की संकल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 38। अर्ध गणतांत्रिक शासन निम्नलिखित में से किस देश में है? तो किस देश में देखने को मिलता है? भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने, और 39 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था? तो कौन सा था? अब आपका दामोदर घाटी परियोजना भारत में सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40। एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ कौन सी योजना किससे संबंधित है वो हमें बताना। जैसे मैं बात करूं उपयोगितावादी योजना, उपयोगितावादी योजना की बात करें तो प्रक्रियात्मक योजना है, बिल्कुल सही है। और व्यापक योजना एकीकृत योजना है, और क्षेत्रीय योजना स्थानिक योजना है, लेकिन खंडीय योजना समन्वित नहीं है, क्योंकि खंडीय योजना समन्वित विकास से संबंधित नहीं है, शेष अन्य विकास सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इनमें से सबसे लंबी तटरेखा है तो वैसे भी सबसे बड़ी किसकी देखने को मिलती है हमें? गुजरात की। गुजरात की क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जब हम मैप को देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इस वजह से क्या है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा देखने को मिलती है। चलिए थोड़ी सी बात कर लें तटरेखाओं की। आप गुजरात की जो सबसे लंबी तटरेखा है इसकी कुल लंबाई है 1663 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमा जो लक्षद्वीप की है आपके 37 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की समुद्र तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, यानी कि टोटल हम मुख्य भूमि की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है? 6100। लेकिन हम जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी कनेक्ट कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर, ठीक है ना, 7516 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसमें सबसे अधिक की बात करें गुजरात की देखने को मिलती है, सबसे कम की बात करें तो किसकी देखने को मिलती है? लक्षद्वीप की, ठीक है। और टोटल की बात करते हैं यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक की, तो टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लेटेराइट यानी मखरला मृदा केंद्रीकृत अधिकतम है? इनमें से बताना किस राज्य में हमें लेटेराइट मृदा अधिकतम देखने को मिलती है? तो किसमें? ओडिशा के अंदर, ठीक।
चलो इनकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि समय अधिक हो जाता है। तो मृदा वगैरह हम जब भारत की पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे इनको। और बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं हम भारत का भूगोल। और कुछ टॉपिक्स से जैसे अच्छे फेमस हैं स्थान रहे हैं जो चर्चाओं में रहे हैं उनके ऊपर भी क्लासें चल रही हैं, आप देख सकते हो। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और कारण माना गया है, आपको बताने हैं, सीधा पढ़ें। लेटराइट मृदाएं केवल केरल में सुविकसित हैं। लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। कारण मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। बताओ। लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं, बिल्कुल विकसित हैं। कारण क्योंकि मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। हम देखते हैं केरल में भारी वर्षा होती है, तो ये यार दोनों सही है। स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 और ये क्या कह रहा है, कथन और कारण से है ये भी। हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं। बिल्कुल, हिमालय की नदियां क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं क्योंकि वर्ष भर बहती हैं। ये क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही वृष्टि प्रदान करता है। तो ये कह रहा है जैसे हमने इसको भारत माना तो दक्षिणी पश्चिमी से ही मानसून से प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी पश्चिमी से ही प्रदान करता है। इधर अराकान योमा से वापस से टकराकर हिमालय से वर्षा होती है और इधर से भी पश्चिमी विश्व पर जेट स्ट्रीम के द्वारा वर्षा देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं ये सही है, लेकिन आर गलत है क्योंकि भारत में हाँ मानते सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी से मानसून से होती है, लेकिन दक्षिणी मानसून का प्रभाव केवल राज्य से प्रारंभ होता है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से भी सीमित मात्रा में वर्षा होती है। इस कारण असत्य है और आपका ए सत्य हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, आपको बताना है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बिल्कुल, किसके बीच स्थित देखने को मिलती है हमें, पीर पंजाल और जास्कर के। सबसे पहले आपको जास्कर रेंज देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी, फिर आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी, फिर धौलाधर देखने को मिलेगी, फिर आपको शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगी। ये नॉर्थ से दक्षिण की तरफ श्रेणियाँ हैं। और जो आपकी कश्मीर घाटी है खरेबा निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। अपना क्वेश्चन है 46वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है। तो किस में आता है, पंजाब हरियाणा मैदान में सिंचाई के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित एक्स एवं वाई चित्रों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक तरफ आर एफ दी गई है और आर एफ 1:2000 और एक आर एफ यानी 1 आर एफ अनुपात आपके इधर दिया गया है। एक 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये भी है। अब हमको इनके बारे में बताना है। तो हम कह सकते हैं कि चित्र x बड़े पैमाने का है, चित्र x बड़े पैमाने का है, ठीक है, और y छोटा पैमाना है। चित्र x तो है बड़े पैमाने का है क्योंकि 1 से 2000 को इंडिकेट कर रहा है और ये अधिक को कर रहा है, तो बड़ा पैमाना है। a और b c d के बीच की दूरी क्रमशः 40 और 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विश्लेषण का था, पर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे। आगे है 48, यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता का माप करना है तो निम्नलिखित में से किस तकनीक का हम उपयोग करेंगे। तो किसका करेंगे हम, विचरण गुणांक का। यदि हम वर्षा की प्रभावशीलता की माप करना चाहते हैं तो विचरण गुणांक तकनीक का प्रयोग करेंगे। किसी सम्यक श्रेणी के समानांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 49 एज ए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण का मानचित्र नहीं है, वो हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, जबकि मात्रात्मक वितरण के होते हैं आपके सम्मान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र, वर्णमापी मानचित्र। देखो थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं इनके अंदर। वर्ण प्रतीकी मानचित्र क्या होता है, इसमें प्रतीक चिन्हों की सहायता से वितरण को प्रदर्शित करते हैं और इस विधि में जिन वस्तुओं को या वितरण को दिखलाना होता है उन सब के अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित कर दिए जाते हैं। उसी स्थान पर वर्णमापी, इसमें भिन्न भिन्न घनत्व वाली या छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई औसत संख्या, प्रतिशत मूल्य, जनसंख्या, प्रतिवर्ग
किलोमीटर घनत्व, राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अथवा किसी फसल का विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है। और इस मानचित्र में घनत्व की आदि की भिन्नता को राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में राज्य के स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित है, आपको बताना है। क्या वो बिंदु विधि के द्वारा, सम्मान विधि के द्वारा, सर्वमात्री विधि के द्वारा या चक्र आरेख के द्वारा? तो किसके द्वारा है? चक्र आरेख के द्वारा। पढ़ लो। भारत में राज्य के स्तर पर जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है वो चक्र आरेख द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है। और चक्र आरेख वह चित्र है जिसमें वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़ों को भिन्न भिन्न प्रदर्शित या सापेक्ष मूल को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो थे आज के अपने 50 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। और सपना क्या है हमारा? JRF सीट लेकर के आना। तो निरंतर आप ऐसे ही इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते रहें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।